हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज पढ़ेंगे हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करेंगे खून के बारे में, ब्लड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और हम सर्कुलेटरी सिस्टम को समझेंगे हम, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में जो है आपको बता दूं मैं कि ये सिस्टम थोड़ा सा जो है वो आपका एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर से भी कनेक्टेड है, तो कुछ पोर्शन इसका जो है ओवरलैप करता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन विद एनिमल के साथ में, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं इसको अब। तो मैंने पहले भी आपसे बेटा कहा है कि हमारा पूरा फोकस जो है वो 100% एनसीईआरटी पर है। तो जो भी फिजियोलॉजी में हम लेक्चर ले रहे हैं, बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैंने रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में और अच्छे से मैंने पढ़ाया है इसको। मैंने अच्छे से मतलब अभी भी मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रेंज मुझे लिमिट करनी पड़ रही है जस्ट टू द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो तब भी मैं बोलूंगा रेगुलर क्लासेस के नोट्स बेटा आपके बहुत काम के, एक बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन थोड़े से जो ऑफ बीट क्वेश्चन होते हैं वो भी वहां से कवर होते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं बेटा इसमें कि ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइड विथ न्यूट्रिएंट। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि जो ब्लड है ये एक डाकिये के समान काम करता है, ये एक डाकिये के समान काम करता है, एक पोस्टमैन के समान काम करता है, और ऐसा बोले हाँ कोरियर बॉय के समान काम करता है। क्या मतलब, ये जो भी चीजें को है उसको, उसका काम, ब्लड का काम इतना भी है पहुंचा देना, क्या कहां से आया है। तो एक प्रकार से ये जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, हर जगह तक। जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ा था हमने कि जो ऑक्सीजन को हम ले रहे थे वो कैसे पहुंचा था टिश्यू तक, थ्रू ब्लड पहुंचा था। जो टिश्यू से CO2 निकल रहा था वो थ्रू ब्लड जो है वो बाहर निकालने के लिए एल्वेओली तक पहुंच रहा था, है ना बेटा, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम करता है, पाचन तंत्र क्या करता है, वो फूड को डाइजेस्ट करता है, लेकिन फाइनली फूड जाता है कहां है, कैपिलरीज में। जो पचा हुआ भोजन है वो कैपिलरी में जाता है, फैट वाले हिस्से कहा था लैक्टेल में जाते हैं, और फाइनली वो ब्लड में आके मिलता है। और ब्लड जो कैपिलरी से ब्लड में ही गया, वो जो लैक्टेल से वो भी ब्लड में आके खुलता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है। और फाइनली क्या होता है, फाइनली जो है वो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बॉडी में सेल्स को जो है वो फूड जो है वो थ्रू ब्लड ही मिलता है। तो मतलब न्यूट्रिएंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम, एसेंशियल सब्सटेंस की बात करें हम, जो हार्मोन्स होता है एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, जो हार्मोन्स होते हैं वो ऐसे केमिकल होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेल जिनको रिलीज करती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है, और वो अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर असर करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH निकलता है कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और जाके कहां काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, फिर थायरॉक्सिन निकलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये सब हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक्सक्रीटरी मेटल को इकट्ठा करना, ये सारा काम किसका होता है, ये ब्लड का काम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है, ठीक है ना। एंड द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, इनको भी निकालना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है, ठीक है। इनको कंटिन्यूअसली बॉडी से रिमूव किया जाता है। इसका मतलब यह है कि it is essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cell and from the cells के मतलब हमारे पास एक बेहतर सेल के, हमारी बॉडी में एक बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, एक बेहतर सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, जो इन मटेरियल को में कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए इसको, बजाय कम्युनिकेशन के इसको बोलना चाहिए एक बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, ऐसा वर्ड के एक बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो मटेरियल को टू एंड फ्रो सेल तक और सेल से दूर तक वो ले जा सके, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड टू दिस ट्रांसपोर्ट, मतलब इस प्रकार के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट, जिस ट्रांसपोर्ट पर न्यूट्रिएंट का फ्लो जुड़ा हुआ है, भाई न्यूट्रिएंट को भेजना है, ठीक है, सब जगह पे सब सेल तक पहुंचना है, वहां से वेस्टेज इकट्ठा करना है, रेस्पिरेटरी गैसेस को भेजना है, हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारे काम को करने के लिए एनिमल्स की बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम वो डेवलप हुए के, और मतलब हर एनिमल को जो है कोई ना कोई प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट के, दिस ट्रांसपोर्ट मतलब हम पर्पस की बात करें, पर्पस क्या है, ठीक है ना। सिंपल ऑर्गेनिज जैसे कि स्पॉन्जेस की बात करें, सिलेंटेटा की बात करें, तो इनमें क्या होता है, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू द बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। अब स्पॉन्जेस के बारे में बेटा हमको मालूम है, स्पॉन्जेस में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, याद है ना आपको, पूरी फरा पढ़ा होगा आपने ना, ठीक है। ऑस्टिया होते हैं, ऑस्कुलम से वाटर बाहर निकलता है, ऑस्टियो से जाता है, और जो है कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल होती है जो फूड को लेती है, याद है ना, भूलना नहीं बेटा, पिछला पढ़ा हुआ कुछ भूलना नहीं है, याद रखना, ठीक है।
फिर सिलेंटेटा में क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है बेटा, देख रहे हैं आप इमेज में आपको दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रा देख रहे हैं आप, सिलेंटेटा को देख रहे हैं, इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिखाई पड़ रही है आपको, एक सिंगल ओपनिंग होती है, हाइपोस्टोम, वही जो है वो माउथ के समान काम करती है, वही एनस के समान काम करती है, यहां से जो है वो फूड मटेरियल या फ्लूइड अंदर आता है और फिर उससे जो है वो, तो ये ही देखिए आप, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये एक प्रकार से क्या कर रही है, सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है ना, क्लियर। जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और ये स्पेशल टाइप के फ्लूइड क्या होते हैं बेटा, ये स्पेशल टाइप के फ्लूइड होते हैं ब्लड, लिम्फ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्लियर। याद रखिए ब्लड हमेशा रेड नहीं होता है, ब्लड ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, ठीक है। ब्लड is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms including humans for this purpose, okay. Another body fluid is lymph, also help in the transport of certain substances। मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी में जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें जो बॉडी जो फ्लूइड्स होते हैं, जो स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड और लिम्फ होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बेटा हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है, हीमोसाइनिन के कारण जो है वो कुछ इंसेक्ट का ब्लड जो है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, ठीक। कुछ इंसेक्ट का ब्लड कलरलेस भी होता है जिनमें प्लाज्मा में जो है वो, जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। तो ब्लू कलर ब्लड का जो है वो हीमोसाइनिन के कारण है, ठीक है। क्लोरोक्यूरिन के कारण जो है वो, क्लोरोक्यूरिन के कारण जो है वो ग्रीन कलर भी होता है, ठीक है ना। तो ब्लड के कलर मल्टीपल हो सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं हम ब्लड के ऊपर, पहले फोकस करते हैं हम ब्लड पर, फोकस करते हैं बेटा के। देखो ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट के। ब्लड में क्या है बेटा, इतना सिंपल सा हम दिमाग में रखेंगे कि ब्लड में क्या है, ब्लड में एक तो है फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, दूसरा आपको सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं के, जो सेल्स हैं वो हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए, जो फ्लूइड पार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, जो द्रव भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्लियर फ्लूइड नहीं होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन्स मिलते हैं इसमें, ठीक है, इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसके डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, आयंस इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि जो फ्लूइड मैट्रिक्स है इसको क्या हमने क्या कहा, ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है दैट इज द प्लाज्मा, यानी ब्लड में से बेटा आपने फॉर्म्ड एलिमेंट को निकाल लिया, ब्लड में से आपने सेल्स को निकाले, सारे सेल्स के, ब्लड में से आपने सारे सेल्स को निकाल लिया, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, व्हाइट ब्लड सेल्स हो, आपके प्लेटलेट्स हो, सारे सेल्स को ब्लड में से निकाल लोगे, जो लिक्विड बचेगा वो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में से आपने जब जो ऐसे प्रोटीन जो क्या कर रहे होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वाले प्रोटीन को आप हटा दोगे तो उस प्लाज्मा को आप बोलोगे सीरम बोलोगे, यानी प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन इज नोन एज सीरम के। व्हाट इज प्लाज्मा, ब्लड में से आपने माइनस सेल्स कर दिया तो बचा हुआ प्लाज्मा होता है, देख रहे हैं आप, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पे कि ब्लड के अंदर 55% तक तो प्लाज्मा होता है, मतलब 45% क्या होता है बेटा, वो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, उसमें से सबसे अधिक होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, 41% के आसपास लिखा है यहां पे इमेज में, ठीक है। नंबर वेरी करता है बेटा के, लेकिन तब भी व्हाइट सेल्स संख्या में कम होते हैं, प्लेटलेट और कम होते हैं उसकी तुलना में, हम देखें यहां पे कंपैरिजन करें उसकी बात कर रहे हैं बेटा हमने, ठीक है। प्लेटलेट की देखो, अब बेटा जो प्लेटलेट का काउंट होता है ना, हम मेगा केरोसाइट की बात करें तो उसके फ्रेगमेंट, प्लेटलेट एक्चुअली फ्रेगमेंट के, नॉर्मल आदमी में प्लेटलेट का काउंट देखें तो हम कहते हैं 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में प्लेटलेट काउंट नॉर्मली इन जनरल व्यक्ति का होना चाहिए, ठीक है। और यदि हम जो है वो जो है डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होता है बेटा, दैट इज हम बात करते हैं कि जो हमारे जो है काउंट जो है वो नॉर्मल एक हेल्दी व्यक्ति में 4000 से लेकर 10,000 के बीच इसका काउंट नॉर्मली पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट, ठीक है। फिर हम आज यदि हम आरबीसी की बात करें तो ये काउंट में काफी हायर साइड होती है। चलिए हम एग्जैक्ट एनसीईआरटी के काउंट पर बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं प्लाज्मा पे, हम जो भी हम काउंट याद रखेंगे बेटा मेडिकल की बुक में अलग अलग मिल सकता है, हम एनसीईआरटी का काउंट ही याद रखेंगे, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है स्ट्रॉ कलर का, धूसर से कलर का जो है वो समझ लीजिए येलोइश के, या हम बोलेंगे डर्टी येलो टाइप का, या जो है वो ऐसा बोलेंगे धूसर टाइप के येलो टाइप का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, इसकी अपनी एक विस्कोसिटी होती है प्रोटीन घुले होने के कारण। 55% ब्लड का होता है, 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, और रिमेनिंग होते हैं प्रोटीन्स और आयंस होते हैं। प्रोटीन का परसेंटेज क्या है, 6 से 8% याद रखें, मतलब ये कि ओवरऑल ब्लड का 55% प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के अंदर 90 से लेकर 92% वाटर है, रिमेनिंग 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है, एंड जो कुछ अमाउंट में से प्रोटीन हमको देखने मिलते हैं, जो आयंस हमको देखने मिलते हैं बेटा, ठीक है ना।
फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन आर दी मेजर प्रोटीन। अब देखो बेटा कुछ बातें याद रखना जो एनसीईआरटी में नहीं है पर दिमाग में रखना के। एल्बुमिन प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड के, ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एल्बुमिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं बेटा, ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, कि ये इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। फाइब्रोनोजन जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग से जुड़े हुए प्रोटीन होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग से जुड़े हुए ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। फाइब्रोनोजन are needed for clotting or coagulation of the blood. Globulin primarily involved in defense mechanism of the body and albumin helps in osmotic बैलेंस। क्या लिखा है बेटा एनसीईआरटी के, एकदम याद रखना के। और हमने रेगुलर क्लास में इनके अलग अलग कितना प्रेशर होता है, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, इस सब पर भी बात किया हुआ है, ठीक है। सब काम आएगा बेटा, जो आपने पढ़ा रेगुलर क्लास में ना वो एमबीबीएस के तक काम आएगा। मैं दावे से कहता हूं आप वहां पे कॉपी ढूंढोगे अपनी वाली, इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी जो पढ़ाया गया आपको उसकी कॉपी को संभाल के रखना बेटा, ठीक है, वो काम आएगी आपके। अभी हम क्या बात करते बेटा, मैंने कहा आपसे कि फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन जो है मेजर प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है बेटा, और जो ग्लोबुलिन है वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है, और एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस। सबसे अधिक मात्रा में इसमें से एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में बेटा इसमें से कौन सा होता है, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर प्लाज्मा में जो है वो स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स होते हैं बेटा, कौन से होते हैं इसमें, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड के। अब याद है आपको क्लोराइड शिफ्ट की बात की थी हमने, बाइकार्बोनेट की बात की थी हमने, ठीक है, याद है हैमबर्गर फिनोमेना की बात करते हैं हमने पे, ठीक है, पिछली क्लास में। तो इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड जो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में आते हैं, न्यूट्रिएंट जो पूरे बॉडी में फैले, जिनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो कहां होते हैं, प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं। वो ये हमेशा बॉडी में ट्रांजिट अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। याद रखिए ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जो ब्लड को रक्त का थक्का जमने में, ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। के यदि प्लाज्मा में से आपने क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो, प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन और फैक्टर को आप हटा दो, तो उसे आप सीरम बोलोगे। तो सीरम इज नथिंग, सीरम वो प्लाज्मा है जिसमें से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को आपने हटा दिया होता है। अब याद रखना बेटा एक छोटी सी बात यहां पे नॉलेज के लिए बतला रहा हूं। कोविड-19 में क्या होता है कि वायरस का इन्फेक्शन होने पर कुछ ऐसे प्रोटीन बॉडी के अंदर बनने लगते हैं जो प्रोटीन इस ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। सुनिए बात ध्यान के, कोविड-19 का इन्फेक्शन होने पर बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन बनने लगते हैं जो इस ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, इससे बॉडी के अंदर क्लॉट बनने लगते हैं, और यही क्लॉट जो है लंग्स में इकट्ठे होते हैं, और लंग्स में इकट्ठे होने पर ये लंग्स में जो है वो डेंजरस टाइप का निमोनिया करते हैं, और जिससे रिकवर होने में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। और इसीलिए कोविड-19 के ट्रीटमेंट में एंटी कोगुलेंट दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना होता है जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकती है, उन दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, एंटी कोगुलेंट थेरेपी देनी पड़ती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन देना पड़ता है ताकि कि ब्लड बॉडी के अंदर क्लॉट ना कर जाए। और इस कितना क्या कोविड-19 के पेशेंट में ब्लड क्लॉट हो रहा है, क्या होने की संभावना है, तो इसे पता लगाने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट का नाम है डी डाइमर टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम, डी डाइमर टेस्ट करते हैं, और इसका वैल्यू बड़ा आता है, मतलब ब्लड के अंदर का क्लॉटिंग बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए आपको एंटी कोगुलेंट थेरेपी की रिक्वायरमेंट है। कई सारे लोगों को कोविड-19 से रिकवर करने के बाद हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि ब्लड का क्लॉट जमता है, और वो क्लॉट जो है वो कोरोनरी आर्टरी में जाके उसको ब्लॉक कर देता है, और इससे जो है वो हार्ट अटैक आ जाता है। सोचिए कि कई लोग जो है वो ऐसा हुआ, कई आपने सुना होगा कि ठीक होने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया, ठीक होकर घर आ गया, 4 दिन बाद हार्ट अटैक आ गया उसको। एक बड़े न्यूज एंकर रोहित सरदाना है, उनके साथ भी यही हुआ कि वो कोविड हुआ, उनको ठीक हो गए थे, और उनको जो है हार्ट अटैक आ गया क्योंकि ब्लड का जो क्लॉट है वो कोरोनरी आर्टरी में जाके उसने बंद कर दिया उसको, तो हार्ट अटैक आ गया। तो इसीलिए डी डाइमर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ओरल एंटीकोगुलेंट या इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट थेरेपी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कोविड-19 को ट्रीट करने में, ठीक है। ये इसलिए बताइए एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, मैं अवेयरनेस के लिए बता रहा हूं ताकि पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो डिफरेंट मिनरल आयंस पाए जाते हैं, ग्लूकोज पाया जाता है, अमाइनो एसिड, सब ये प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं हमको, ठीक है। तो प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा बेटा, ठीक है।
है ना। अब आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं, मतलब प्लाज्मा के अलावा अब जो है ब्लड में प्लाज्मा की बात की हमने, अब जो फॉर्म्ड एलिमेंट है सेल्स की बात करते हैं। सेल्स क्या है बेटा, इसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं उसमें के, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें हम इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं हम, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट डब्ल्यू व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं हम, एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट, और ये ब्लड का नियरली 45% ये बनाते हैं, क्लियर। जो इरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट है, ये कलेक्टिवली इनको एक साथ हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, और ये ब्लड का 45% तक ये बनाते हैं, ठीक है। इरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर दी मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ द ब्लड के, एंड ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं उसमें से सबसे अधिक मात्रा में, मैक्सिमम संख्या में जो सेल्स होती हैं वो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं बेटा के। एक व्यक्ति में जब हम देखें यहां पे तो कितना होता है, ये 5 से लेके 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर में हमको ये देखने मिलती है, ठीक है। 5 से लेके 5. अब ये नंबर बिठा करके 5 से लेके 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में हमको देखने मिलती है। आरबीसी जो है कहां बनती है बेटा, ये एडल्ट्स में लॉन्ग बोन्स के, लंबी हड्डियों के रेड बोन मेरो के अंदर बनती है, के लॉन्ग बोन्स के रेड बोन मेरो के अंदर ये बनती है बेटा, ठीक है। आरबीसी में न्यूक्लियर एक मैच्योर, याद रखना, आरबीसी हम बोले तो कायदे में हमको क्या बोलना चाहिए, एक मैच्योर आरबीसी में हम बोलेंगे एक परिपक्व या मैच्योर आरबीसी में क्या होता है बेटा, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, और ये बाई कॉन्केव शेप की होती है, ऐसी होती है आरबीसी का शेप जो है वो इस तरह का होता है, ठीक है ना। ये रेड कलर का पिगमेंट में पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये देखने मिलता है, और इसके हीमोग्लोबिन के बारे में 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इसमें हमको देखने मिलता है, क्लियर। पिछली क्लास में बात किया था इसके ऊपर हमने। एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो 12 से लेकर 16 ग्राम होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड के। याद रखना बेटा, हीमोग्लोबिन का अमाउंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है तो उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पर असर पड़ता है, तो नॉर्मल व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो पर 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से लेकर 16 ग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में रोल प्ले करते हैं। हमें मालूम है ना बेटा कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, CO2 को भी कैरी करते हैं, कुछ मात्रा में 20 से 25% अमाउंट जो है CO2 का भी ये हीमोग्लोबिन कैरी करता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज का होता है, और स्प्लीन में जो ओल्ड आरबीसी होती है उसको स्प्लीन में माइक्रो कैपिलरी होती है, बारीक बारीक कैपिलरी होती है, वहां पर ओल्ड आरबीसी फंस जाती है जो 120 डेज से ऊपर की होती है, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो स्प्लीन को बेटा क्या बोलते हैं हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो ओल्डर आरबीसी है, जो 120 डेज से अधिक पुरानी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है बेटा कि आरबीसी के अंदर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होता है, जो एक जाल होता है, उसमें हीमोग्लोबिन फंसा होता है। जैसे जैसे आरबीसी की उम्र बढ़ती है, प्रोटीन का जाल कठोर होने लगता है, तो आरबीसी की जो मुड़ने की क्षमता, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक माइक्रो कैपिलरी नॉर्मली एक माइक्रो कैपिलरी है, आरबीसी को उसमें से गुजरना है तो आरबीसी क्या करती है, आरबीसी अपने आप को ऐसे मोड़ लेती है, आरबीसी अपने आप को ऐसे मोड़ लेती है, ऐसे मोड़कर ये आरबीसी निकल जाएगी, मोड़ के अपने आप को मोड़कर निकल जाएगी आरबीसी, ठीक है ना। आरबीसी अपने आप को ऐसे मोड़ के फोल्ड करके निकल जाएगी क्योंकि वो लचीली है। लेकिन जब आरबीसी की उम्र अधिक आती है तो आरबीसी फिर अपने आप को जो है वो मोड़ नहीं पाती है, प्रोटीन जो है इसका लचीलापन खत्म हो जाता है, अब ये फंस जाता है, अब ये फंसकर डैमेज आता है, तो ऐसी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर जाता है। तो बेसिकली छलनी के समान है स्प्लिन जो है, और स्प्लिन क्या करता है, इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पान 120 डेज का होता है, ठीक है बेटा। फिर ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं पाया जाता है, और ये न्यूक्लियस वाले होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं बेटा, संख्या में ये काफी कम होते हैं, और इनकी संख्या होती है 6000 से लेकर 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के, याद रखिए। यानी ये सबसे कम होते हैं। प्लेटलेट जो है वो, प्लेटलेट आरबीसी से कम है, उससे कम प्लेटलेट से कम क्या होते हैं, ये होते हैं डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो व्हाइट ब्लड काप्सूल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं, ये कलरलेस होते हैं और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, न्यूक्लियस वाले होते हैं। याद रखिएगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप आरबीसी से डीएनए नहीं निकाल पाएंगे। कोई क्राइम स्पॉट है, यहां ब्लड मिला है, तो ब्लड में से जो रेड ब्लड है आरबीसी, उससे कुछ नहीं मिलता है, जो मिलेगा वो डब्ल्यूबीसी से मिलेगा, ठीक।
यार प्लेटलेट से भी कुछ नहीं हुआ, प्लेटलेट भी जो है वो सेल के टुकड़े होते हैं। प्लेटलेट इज द फ्रेगमेंट ऑफ द मेगा केरोसाइट सेल। जो सेल काम आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, कलरलेस है, इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस वाली होती है, इसमें नंबर संख्या में कम होती है। मतलब इसका नॉर्मल काउंट हम देखें 6000 से लेकर 8000 मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। लेकिन मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलते हैं, हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो हम कहते हैं कि 4000 से लेकर 10,000 तक के काउंट को हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अब कोविड-19 में क्या होता है, आप सुनिए ध्यान से, आपको मैं एक थोड़ा सा इंसाइट दे रहा हूं चैप्टर का। मैं कोविड-19 में क्या होता है, कोविड-19 हुआ तो उसमें वायरस का बॉडी पर इंफेक्शन होने पे ल्यूकोसाइटोपेनिया होता है, ल्यूकोसाइटोपेनिया होता है। उसमें क्या होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट गिर जाता है, वो 3000 या इससे कम हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि बॉडी का इम्यूनिटी एकदम से नीचे गिरता है, और बॉडी का इम्यूनिटी यदि नीचे गिरा और आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पेशेंट को के लिए, तो वैसे में क्या होता है, वैसे में ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो बॉडी का इम्यूनिटी कुछ दिन के लिए डाउन करता है ना, यही सबसे खतरनाक चीज होता है। इसीलिए जो है वो बहुत प्रिकॉशन के साथ में जो है वो ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। डेंगू हुआ, डेंगू में भी डब्ल्यूबीसी काउंट नीचे गिर जाता है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे हम। फिर तो ये ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अब क्या क्या होता है देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे इयोसिनोफिल हुआ, बेसोफिल हुआ और न्यूट्रोफिल हुआ। देख रहे हैं आपको इयोसिनोफिल दिखाई पड़ रहा है, बेसोफिल दिखाई पड़ रहा है, आपको न्यूट्रोफिल दिखाई पड़ रहा है, और आपको दिखाई पड़ रहा है लिम्फोसाइट की बात करें तो हमें बीटा लिम्फोसाइट दिखाई पड़ रहा है, टी लिम्फोसाइट दिखाई पड़ रहा है और मोनोसाइट्स हमको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपके ल्यूकोसाइट से व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं आपके ये। ठीक है, क्लियर। आप देख रहे हैं कि अब इनको भी क्या होता था, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है डब्ल्यूबीसी, उनको भी दो कैटेगरी में बांटते हैं हम, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। जिनके अंदर आप जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जिनके अंदर स्टेनिंग करने पर अंदर ग्रेन्यूल्स दिखाई पड़ते हैं, अंदर कई सारे ग्रेन्यूल दिखाई पड़ते हैं, वो ग्रेनुलोसाइट होते हैं। और जिनमें अंदर साइटोप्लाज्म क्लियर दिखाई पड़ता है, उसमें ग्रेन्यूल नहीं दिखाई पड़ते हैं, वो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, ये क्या है बेटा, ये ग्रेनुलोसाइट के मतलब ये है कि आपको ग्रेनुलोसाइट याद रखना है बेटा। क्या होते हैं ये, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है ना, ठीक है। यानी जो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल जो होते हैं, ये होते हैं ग्रेनुलोसाइट होते हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आर दी ए ग्रेनुलोसाइट के। जो ए ग्रेनुलोसाइट है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। तो ये बेटा आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, ठीक, क्लियर। चलिए फिर अब इनमें से जितने भी डब्ल्यूबीसी के अंदर सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल हो गया, इयोसिनोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, सबसे अधिक कौन सा सेल होता है, याद रखिएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल आर दी मोस्ट एबंडेंट सेल के। यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर भी, ल्यूकोसाइट के अंदर भी कौन सा ल्यूकोसाइट सबसे अधिक संख्या में होता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का बेटा। आंसर इसका होगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है, 60 से लेकर 65% होता है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का। बेसोफिल सबसे कम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे कम बेसोफिल होता है, सबसे अधिक क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है बेटा। ठीक है, क्लियर, ठीक। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, मोनोसाइट का परसेंटेज कितना होता है, 6 से 8% होता है। ये सभी परसेंटेज, सभी डेटा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये मुंह जबानी याद रहना चाहिए। सभी डेटा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ये मुंह जबानी इस्तेमाल याद होना चाहिए। और अब आप बोलोगे सर आपको याद है क्या, तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि यदि आप मुझसे उम्मीद करेंगे ये डेटा याद करेंगे तो मैं ये याद नहीं करूंगा। क्यों याद नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरा डेटा अलग है। मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं तो मेरा डेटा अलग है, वो इससे मैच नहीं खाता, कई जगह पे इससे मैच नहीं खाता वो, इसलिए मैं अपने काम का डेटा याद रखता हूं, वो आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं बताता हूं एमबीबीएस के दौरान। ठीक है, अभी आपको जो डेटा नीट के लिए याद रखना है वो आपके सामने बेटा, कि न्यूट्रोफिल 60 से 65% टोटल डब्ल्यूबीसी का होते हैं, बेसोफिल 0.5 से 1% होते हैं, और मोनोसाइट जो है 6 से 8% होते हैं बेटा। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होते हैं ये ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं, ऐसे ल्यूकोसाइट होते हैं जिनमें फेगोसाइटोसिस की क्षमता होती है। ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, ये जो है वो पैथोजन पर अटैक करते हैं, उसे खा जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं उसे वो। ठीक है,
देन बेसोफिल की खास बात क्या है? बेसोफिल जो होते हैं ये हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं, सीरोटोनिन को रिलीज करते हैं, हेपारिन को रिलीज करते हैं। वेरी वेरी, जो हिस्टामाइन होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं। जो हिस्टामाइन होते हैं एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं। हेपारिन जो होता है वो ब्लड के क्लॉट को जमने से रोकता है, ठीक है। और ये सभी हेपारिन हुआ, आपका सेरोटोनिन हुआ, हिस्टामाइन हुआ, लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और उसकी ब्रेन को इंफॉर्मेशन सेरोटोनिन के थ्रू जाती है। तो सेरोटोनिन हुआ, हेपारिन हुआ, हिस्टामाइन हुआ, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि इयोसिनोफिल जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शन में बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग, कोई पेशेंट एलर्जी का होता है तो एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट करवाते हैं हम लोग जो है इम्यूनोग्लोबिन ई की जांच कराते हैं और इयोसिनोफिल का काउंट भी हम चेक कराते हैं। तो जो इयोसिनोफिल होता है ये जो है बेटा इंफेक्शन के दौरान बढ़ जाता है, एलर्जिक रिएक्शन बढ़ जाता है। और एक बात क्लियर कर दूं, इयोसिनोफिल काउंट बड़ा आता है तो व्यक्ति को जो है वो एलर्जी हो सकती है, या व्यक्ति को जो है वर्म इंफेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, मेरा अनुभव, प्रैक्टिस, ठीक है, कि इयोसिनोफिल काउंट बड़ा है तो कई व्यक्ति को वर्म इन्फेस्टेशन भी होता है। ठीक, अब आते हैं लिम्फोसाइट पे। टोटल जो ल्यूकोसाइट है उसका 20 से लेकर 25% क्या होते हैं? वो लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट की दो कैटेगरी होती है, बी और टी फॉर्म के। और हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बेटा पढ़ा हुआ है इम्यून सिस्टम, हमने बहुत अच्छे से इम्यून सिस्टम पर बात की हुई है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। भाई देखो, ये मानकर चल रहा हूं मैं कि क्रैश कोर्स के लेक्चर जो है वो सारे बच्चे सीक्वेंस से देखते चले आ रहे हैं। अब कुछ बच्चों का क्या है, वो सीक्वेंस अपने मन से ब्रेक करते हैं। देखो आपका क्या है, आप में से कई कमांडो ऐसे हैं जो अपने मन से ही चल रहे हैं, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, बायोमेंटर से कोई मतलब, उन्हें मतलब है अपने आप से, अपने क्रम से कि भाई ये पढ़ना, हमारा मन क्या आज ये पढ़ लिया। तो ऐसे बच्चों के साथ में क्या होता है, डिसिप्लिन यदि आप फॉलो नहीं करेंगे, सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो आप रिजल्ट की ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। बायोमेंटर्स का रिजल्ट तब आता है जब आप बायोमेंटर्स की पूरी चीजों को मानते हैं। ये मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, पर ये बोल रहा हूं बेटा एक सीक्वेंस होता है, उससे पढ़ना चाहिए। जो पढ़ा रहे हैं मतलब वो सीक्वेंस को फॉलो करो भी, ठीक है। तो अभी क्या बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हमारा पर्पस ये बेटा कि हमारे जो है टाइटन क्रैश कोर्स के बाद 650 प्लस नंबर आना चाहिए, हमारा पर्पस है, ठीक है ना, क्लियर। अभी लिम्फोसाइट 20 से 25% टोटल ल्यूकोसाइट के दो तरह के हैं, बी और टी फॉर्म। और ये क्या होता है, बी मतलब, बी वर्ड का मतलब मानो, बी वर्ड का मतलब बर्सा ऑफ फैब्रिकस के इक्विवेलेंट के। बी वर्ड कहां से आता है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस के इक्विवेलेंट ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी में होता है, जिससे कि जो है वो लिम्फोसाइट यहां पर बनते हैं। और टी फॉर थाइमस के। तो टी, बी और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये एंटीबॉडीज को ये बनाते हैं। जबकि टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, ये सेलुलर इम्यूनिटी, ये कोशिकीय प्रतिरक्षा को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसे हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। याद है ना, आपको पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। फिर प्लेटलेट को क्या बोलते हैं टर्म, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट के लिए हम जो है वो थ्रोम्बोसाइट भी वर्ड यूज करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये बड़े साइज की सेल होती है, मेगा केरोसाइट, उनके ये फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है। ये स्पेशल टाइप की सेल होती हैं जो बोन मेरो में हमको देखने मिलती है। एंड जो प्लेटलेट होते हैं वो स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, मेगा केरोसाइट सेल होती है। और वो मेगा केरोसाइट सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये संख्या कितनी होती है इनकी 1.5 लाख से, ये गलत लिखा हुआ बेटा, ये डैश गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डैश हटाता हूं, ठीक है। संख्या क्या होती है इनकी बेटा, इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक हमको ये देखने मिलते हैं बेटा, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है ना, ठीक है, ये हमको इस नंबर में देखने मिलते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के। अब इंटरेस्टिंग बात है, आपको बता दूं मैं, बड़े की मजे की बात है, अभी हाल ही में क्या हुआ कि मेरे कुछ पेशेंट थे, मुझे पहले पता नहीं था ये चीज जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे कुछ पेशेंट थे अभी कोविड-19 के समय मेरे संपर्क में आए, तो मैंने कम से कम, अभी आप समझ लीजिए कि कोविड के इस पूरे सेकंड वेव आया, उसमें कम से कम मैंने 1000 पेशेंट को देखा होगा। 1000 पेशेंट का इलाज मैंने किया होगा, उनको ट्रीट किया होगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑल सेव्ड, सभी को माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम थे। ईश्वर की दया है कि कोई कैजुअलिटी उसमें नहीं हुआ, ठीक है। मैं बहुत प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करने में यकीन रखता हूं, क्या मतलब मेरा थोड़ा बिलीफ ऐसा है कि जैसी बीमारी डायग्नोस होता है एकदम प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करो, आप एकदम झटके तुरंत, मतलब उसमें आप बीमारी के बिगड़ने का इंतजार मत करो। तो मैंने जो मैंने गवर्नमेंट जो प्रोटोकॉल है, अमेरिकन प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करते हुए इलाज किया। उसमें से मेरे कुछ पेशेंट ऐसे थे जो बिहार के थे, कि कहां के थे, जो बिहार के पेशेंट थे, ठीक है।
अब इन बिहार के पेशेंट्स के साथ में क्या हो रहा था कि इनका मैंने देखा कि इनका जो है वो प्लेटलेट काउंट काफी कम है। कितना? एक का था 30,000 के आसपास, 30,000, ठीक है। एक का था 28,000 के आसपास, ठीक है। और ये काउंट का जो है वो कब, जब कोविड इन्फेक्शन हुआ दो तीन दिन बाद काफी कम हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको इंटरनल ब्लीडिंग का कोई इशू है, तो मैंने जो है वो प्रिकॉशन रखते हुए उनको जो जनरली हम लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग भी देते हैं। अब क्या होता है, डॉक्टर को वो सब देखना पड़ता है, जांच इसलिए कराते हैं डॉक्टर। तो हमने जो नॉर्मली कोविड में हम लोग क्या करते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमने वो दवा होल्ड कर दी उनकी, क्योंकि एंटी प्लेटलेट ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट कम है इनका, तो नहीं दिया हमने उस ड्रग को। 2-4 दिन लगे, ठीक हुआ, जांच कराई, जांच कराने के बाद जो है उनका प्लेटलेट काउंट बढ़कर जो है वो 80,000 90,000 तक पहुंच गया, ठीक हो गए वो। अब जब वो ठीक होने के बाद भी पेशेंट का फॉलोअप करते हैं, मतलब हम, मेरे साथ ऐसा है कि मैं लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट देखता हूं और जो पेशेंट देखता हूं उसका मैं पूरा फॉलोअप भी करता हूं। 2 वीक बाद मेरा दोबारा बात हुआ उनसे, मैंने कहा ब्लड टेस्ट कराया आपने, रिपोर्ट दिखाओ। रिपोर्ट दिखाया तो प्लेटलेट काउंट फिर से 40,000। मेरे को थोड़ा डाउट हो, मैंने पूछा कि, उसने कहा कि हमने, मेरा शुरू से सर है ना, मेरा जो मेरे वो एक नहीं, वो ऐसे 3-4 पेशेंट थे, सब अलग अलग समय की बात है, मतलब वो टाइम पीरियड वही था लेकिन अलग अलग फैमिली के, एक फैमिली के भी नहीं थे वो लोग। मैंने बोला कि भैया कि तुम्हारा प्लेटलेट काउंट 40,000 के आसपास है, तुम एक काम करो, किसी हेमेटोलॉजिस्ट से बात करो। तो यहाँ पे हॉस्पिटल, हेमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो ब्लड की जांच करते हैं, पूरा उसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनके पास भेजा। तो यहाँ पे एक बड़ी फेमस डॉक्टर है ब्लड हेमेटोलॉजिस्ट मुंबई के अंदर, ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला, देख के उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि कहाँ से हो, पहला क्वेश्चन ये, उन्होंने कहा बिहार। बिहार में कहाँ से हो, कब से रह रहे हो बिहार में, दादा परदादा कहाँ के थे, बिहार पहुंचे थे कि बिहार। अब उसको बड़ा अजीब लगे पेशेंट को कि यार डॉक्टर ने जो है वो, डॉक्टर ये सब ऐसा पूछ रही है हमसे कि हम कहाँ के, दादा परदादा के बारे में बात कर रही है। फिर बाद में डॉक्टर बोली कि बिहार के जो लोग हैं उनके अंदर आपको प्लेटलेट काउंट कम मिल सकता है, और इनके जो प्लेटलेट थे वो साइज में डिफरेंट है, इसलिए वो कम प्लेटलेट काउंट के बावजूद ब्लड की क्लॉटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डॉक्टर ने बताया, ये मेरे लिए आई ओपनर था। मैं सोचता था कि केवल प्लेटलेट काउंट देखो, लेकिन वो मुझे नई चीज मालूम चली। वो पेशेंट खुद बताया कि डॉक्टर साहब बात कीजिएगा उनसे आप, उनने बताया तुम बिहारी हो, हाँ तो तुमको तुम्हारा काउंट कम रहेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्लेटलेट बहुत भारी है, सब पे संख्या में कम है पर भारी है सब पर, चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा। मेरे लिए आई ओपनर था ऐसे। आपको भी सुन के आश्चर्य हुआ होगा, पर ऐसा है, मतलब बिहारी बिहारी भाई, ठीक है, कम प्लेटलेट पे भी ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जबरदस्त बात, मतलब ये, और ऐसा होता है। रीजन जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये आपको महाराष्ट्र में बॉम्बे के आसपास देखने मिलेगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, आपको ये साउथ में देखने नहीं मिलेगा आपको। ये कई कई छोटे छोटे चेंजेस जो है कई कई पे हम किसी से एरिया में हमको वो देखने मिलते हैं। हालांकि वो जो लोग हैं बिहार के, वो मुंबई रहते हैं, वो लोग लंबे समय से मुंबई रहते हैं, उनका कोई संबंध नहीं अभी फिलहाल, वो अपने यही मुंबई में ही काम कर, लेकिन जेनेटिक्स तो वहां का जीनोम में जो चेंज इसी जमाने में हुआ होगा वो अभी तक कैरी हो रहा है, ठीक है। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी बात इतनी सी है कि प्लेटलेट क्या करते हैं, ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस कैन रिलीज, वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। क्या सारे का काम क्या होता है, वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं इनके, ठीक है। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। यदि प्लेटलेट काउंट कम होता है तो उससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं और इससे बॉडी एक्सेसिव ब्लड को लूज कर सकती है, ठीक है। तो ये प्लेटलेट की बात की हमने, है ना। तो याद रखिएगा, ब्लड प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट जो है वो कंप्लीट सेल नहीं होते हैं, दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द मेगाकेरोसाइट सेल, भूलना नहीं, ठीक है। फिर ह्यूमन ब्लड इन सर्टेन एस्पेक्ट दो इट अपेयर टू बी सिमिलर, परंतु हम देखें कि जो हमारा ब्लड जो होता है देखने में एक सा होता है, लेकिन जो है जब ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो अलग अलग ब्लड ग्रुप दिखाई पड़ते हैं, और हम लोग जो है वो लैंडस्टीनर का एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मानते हैं, और इसके अलावा हम लोग जो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को फॉलो करते हैं मेटिकुलसली। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्लड क्या होते हैं, ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है। लेकिन जब हम आरएच पॉजिटिव फैक्टर को भी लगाते हैं, हम आरएच फैक्टर को भी काउंट करते हैं, तो ए पॉजिटिव होता है ब्लड ग्रुप,
या ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होगा या बी नेगेटिव होगा, ठीक है, ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव होगा, ओ पॉजिटिव होगा या ओ नेगेटिव होगा। मतलब ये कि दो संभावनाएं और बढ़ गई यहां पे, तो और मैचिंग करना पड़ता है आपको। तो आरएच फैक्टर जो है और आरएच ब्लड ग्रुप और एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम जो है पूरी दुनिया में मानते हैं इसको हम, ठीक है। चलिए एबीए ग्रुपिंग की बात करते हैं। अब हम जेनेटिक्स का छोटा सा पॉइंट यहां पर रिकॉल करेंगे, हम उसको रिकॉल करेंगे कि एबीए ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है, इट इज द एग्जांपल ऑफ द कोडोमिनेंस। अब ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, बताइए। ये कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो कोडोमिनेंस को शो करता है, क्या, आई ए आई बी और स्मॉल आई आई ओ, ये क्या शो करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को शो करता है। याद है ना, हमने पढ़ा हुआ जेनेटिक्स में अच्छे से इसको, ठीक। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सरफेस एंटीजन जो होते हैं। देखो बेटा, मैंने पहले भी कहा था, यदि कोई बोलता है आपसे ब्लड ग्रुप ए बोलता है, जेनेटिक्स में पढ़ा, जेनेटिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कोई ब्लड ग्रुप ए बोलता है मतलब वो बता रहा है कि इस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। कोई ब्लड ग्रुप बी बोलता है मतलब उस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है। कोई बोलता है ब्लड ग्रुप ए बी बोलता है मतलब ए और बी दोनों एंटीजन उस पर प्रेजेंट है। कोई ओ बोलता है, ओ मतलब जीरो, अंग्रेजी में ओ मतलब जीरो, तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले एंटीजन पहचान लो कि ब्लड ग्रुप ए बोले तो ए एंटीजन, बी बोले तो बी एंटीजन, ए बी बोले तो ए बी एंटीजन, मतलब जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन को बतला रहा है। ओ बोले जीरो एंटीजन। अब ये भी फंडा याद रखना है, जो एंटीजन मिलेगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी ब्लड के अंदर होगा। मतलब यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीबॉडी बी होगा, तो वो बी ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं आएगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करेगा तो क्लॉट जम जाएगा, थक्का जम जाएगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्लॉट करेगा, मतलब ब्लड ग्रुप ए में यदि आपने ए एंटीबॉडी डाल दिया तो ब्लड काम ही नहीं करेगा, क्लॉट कर जाएगा उठ के। तो ब्लड ग्रुप ए है मतलब ए एंटीजन है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बी, बी एंटीबॉडी होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, उसका अपोजिट कुछ हो ही नहीं सकता है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। और ओ है मतलब दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देखिए अब ये याद रखना बेटा, भूलना नहीं, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए है तो आपको उसमें एंटीजन ए दिखाई पड़ेगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी दिखाई पड़ेगा, ए बी है तो ए और बी दोनों दिखाई पड़ेगा, ओ है मतलब जीरो, कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। जो एंटीजन होगा उसका ठीक अपोजिट एंटीबॉडी होगा। प्लाज्मा के अंदर जो आपको एंटी बी एंटीबॉडी दिखाई पड़ेगा ए में, एंटी ए दिखाई पड़ेगा आपको बी ब्लड ग्रुप में, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा ए बी ब्लड ग्रुप में, और जो है दोनों एंटीबॉडी होंगे ओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्लियर। अब जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं बेटा, तो हमको जो है ब्लड ग्रुपिंग प्रॉपर करना होता है। सही डोनर का ने आपको जो ब्लड देना है वो ए वाले को, आप जैसे मैंने आपसे कहा ना आपको कि ब्लड ग्रुप ए है मतलब उसके पास क्या है, उसके पास एंटीबॉडी बी के खिलाफ एंटीबॉडी है, तो बी उसको आप नहीं दे सकते उठ के, है ना। तो आप उसको ओ दे सकते हो, उसको आप ए दे सकते हो, पर उसको ए बी और बी उसको आप नहीं दे सकते हो। तो ये ब्लड ग्रुपिंग के क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी जेनेटिक्स में बेटा जो है वो कर चुके हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट को हम लोग, तो दोबारा हम इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्लियर। ब्लड ग्रुप ओ वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप ओ वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं क्योंकि इनकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, याद रखिए। वाई ब्लड ग्रुप ओ वाले क्यों सबको ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इनकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ए बी वाले किसी से भी ब्लड ले सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है बेटा, और ब्लड ग्रुप ओ जो है यूनिवर्सल जो है वो डोनर होते हैं वो, क्लियर, ठीक है ना। अब आरएच ग्रुपिंग की बात करते हैं बेटा, हम आरएच फैक्टर की बात करते हैं। तो आरएच पॉजिटिव का मतलब है, देखो बेटा याद रखना कि आरएच पॉजिटिव का मतलब है कि इसको बोलते हैं हम एंटीजन डी इज दी आरएच एंटीजन, ठीक है। आरएच एंटीजन इज दी एंटीजन डी होता है, और ये जो है क्या करता है बेटा, ये जैसे मैंने कहा कि आरएच फैक्टर, जो आरएच फैक्टर है इस पे ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको आरएच फैक्टर या एंटीजन डी दिखाई पड़ रहा है, या एंटीजन डी आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि एंटीजन डी यहां प्रेजेंट है तो इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी नहीं होगा। आरएच नेगेटिव में एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं है तो उसके पास में एंटी डी एंटीबॉडी होगा। ये फंडा दिमाग में, जो एंटीजन है उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। यदि आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मतलब उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, आराम से काम चलेगा, ठीक है। लेकिन आरएच नेगेटिव उसके पास एंटीबॉडी होगा। यदि आपने पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव वाले को चढ़ा दिया तो उसके पास चूंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उसे क्लंप कर देगा, उसको जमा देगा, वो तो ब्लड काम नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। देखिए क्या लिखा है,
अनदर एंटीजन द RH एंटीजन सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन रिसस मंकी में जो मिलता है, ठीक है, वैसा इंसानों में देखा गया, पाया गया कि 80% ऑफ आरबीसी जो है वो RH पॉजिटिव, 80% के आसपास आरबीसी क्या होती है, वो RH पॉजिटिव होती है, क्या 80% लोगों में, 80% लोगों में, नहीं तो आप बोलोगे एक ही आदमी की बात कर रहे हो क्या, 80% लोगों में जो आरबीसी है वो RH पॉजिटिव होती है एंड रिमेनिंग में RH नेगेटिव होती है। याद रखिएगा, एंटीजन RH पॉजिटिव में एंटीजन प्रेजेंट, एंटीबॉडी एब्सेंट, ठीक है, लेकिन RH नेगेटिव बोलोगे तो उसमें एंटीजन एब्सेंट, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। तो जब RH नेगेटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव ब्लड के संपर्क में आएगा तो इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी, अब देखो एक बात और क्लियर कर दूं बेट के, बात ध्यान सुनना बेटा के, जैसे मैंने कहा ना एंटीबॉडी होती है तो ये शुरू से नहीं होती है, सुनिएगा बात कि ये यहां पे थोड़ा डिफरेंस है, एबीओ ब्लड ग्रुप में और RH में एक डिफरेंस है कि RH ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी होती है बेटा, जो RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी होती है वो शुरू से होती नहीं है, शुरू से नहीं होती वो, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। यदि आपने एक बार RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव का ब्लड दे दिया आपने एक बार, तो पहली बार तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, पहली बार पता भी नहीं चलेगा, लेकिन पहली बार जब अंदर आया तो मतलब एंटीजन तो अंदर आ गया है, अब उस एंटीजन को देखकर बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी, अब ब्लड के पास RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी होगा। वो जो ब्लड लिया था आपने, उसने क्या काम किया, उसने एक प्रकार से बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये बता दिया कि ये भी एक एंटीजन है, और बॉडी का इम्यून सिस्टम समझ के अपनी एंटीबॉडी को डेवलप कर लिया। वो अगली बार यदि आपने ब्लड चढ़ाया तो झट से एंटीबॉडी काम करेगा और ब्लड को वो क्लॉट कर देगा, तो पहली बार तो कुछ नहीं होगा, दूसरी बार व्यक्ति मर सकता है, ये याद रखना। एबीओ में एबीओ ब्लड सिस्टम में क्या था, शुरू से एंटीबॉडी होती है, शुरू से एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, यहां पर एंटीबॉडी बाद में बनती है, ठीक है ना, इतना याद रखना बेटा, ठीक। क्या लिखा है, इन RH नेगेटिव परसेंट इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड will form such specific antibodies against the RH antigen, therefore RH group should also be matched before the transfusion, ठीक है। अब इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है, इसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको बेटा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि क्या होता है इसमें होता है ये कि ये एक RH कॉम्पेटिबिलिटी का अच्छा एग्जांपल है। इसमें होता है ये कि एक मदर होती है RH नेगेटिव, ध्यान रखिए, मदर RH नेगेटिव होती है, क्लियर। फादर ना बोलो तो हमेशा बोलेंगे फीटस के, देखो फादर के पास तो जीन जोड़े में होगा, RH पॉजिटिव का जीन भी होता है, नेगेटिव वाला होता है। फादर यदि RH पॉजिटिव है मतलब उसमें देखो फादर RH नेगेटिव है तो बच्चा RH पॉजिटिव नहीं, मदर RH नेगेटिव है, फादर RH नेगेटिव है तो बच्चा नेगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव बच्चा नहीं हुआ, ठीक है। यदि फादर नेगेटिव है, मदर नेगेटिव है, मतलब फादर के दोनों एलील नेगेटिव वाले, मदर के दोनों एलील नेगेटिव वाले, तो बच्चा नेगेटिव वाले ही होगा। लेकिन यदि फादर RH पॉजिटिव, क्योंकि RH पॉजिटिव का जो जीन होता है वो डोमिनेंट जीन होता है, RH पॉजिटिव का जीन जो होता है वो डोमिनेंट जीन होता है बेटा, प्रभावी जीन होता है। अब ये डोमिनेंट जीन क्या है, ये भी हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डोमिनेंट जीन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फादर RH पॉजिटिव है तो उसका यदि वो डोमिनेंट वाला जीन बच्चे में गया तो बच्चा RH पॉजिटिव हो जाएगा। तो फादर यदि मदर RH नेगेटिव है इसका मतलब फादर 100% RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि आएगा कहां से जीन, तो जीन कहां से आएगा, तो फादर RH पॉजिटिव है इसलिए बच्चा भी RH पॉजिटिव हो गया। अब फीटस, मदर की बॉडी में जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, दोनों जुड़े हुए हैं प्लासेंटा से। याद रखिए मदर और जो है वो फीटस के बीच में ब्लड नहीं जाता, एक्सचेंज जो होता है वो दोनों का सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग होता है, दोनों का सर्कुलर सिस्टम अलग अलग होता है। प्लासेंटा के थ्रू जो है वो मटेरियल का डिफ्यूजन होता है फीटस से, ठीक है। फीटस का ब्लड अलग काम कर रहा था, मदर का अलग काम कर रहा था, दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। बच्चा जो है बाहर से सांस लेने के बजाय वो मदर के प्लासेंटा से कनेक्ट होकर वहीं से न्यूट्रिएंट ले रहा होता है, वहीं से गैसेस ले रहा होता है, ठीक है। तो ब्लड मिक्स नहीं होता। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी होती है प्लासेंटा अलग होता है तो कुछ मात्रा में ब्लड जो है वो मदर की बॉडी में मिक्स कर जाता है। अब पहली बार तो पता नहीं चला मदर को, क्योंकि मैंने कहा ना शुरू से एंटीबॉडी नहीं होते RH के खिलाफ। अब हुआ क्या कि पहला बच्चे का जन्म हुआ, मदर की बॉडी में कुछ RH पॉजिटिव वाला ब्लड फीटस से आ गया ड्यूरिंग द डिलीवरी के समय। अब क्या हुआ, अब मदर के अंदर क्या हुआ, मदर के अंदर जो है वो उस एंटीजन को पहचान लिया गया और एंटीबॉडी बन गए, पता भी नहीं चला एंटीबॉडी। अगली बार जब बच्चा कंसीव हुआ तो बच्चा फीटस अवस्था 2 महीने 3 महीने का फीटस खत्म हो गया, वो परेशान क्या हो गया भाई, अपने आप से एबॉर्शन क्यों हो रहा है, अपने आप से बच्चा क्यों मर रहा है, पेट में ही बच्चा क्यों मर रहा है, क्योंकि कारण यह है
कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चे का जन्म भी होता है लेकिन वो बड़ा एनीमिक होता है, उसको बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर होते हैं। कारण उसके पीछे ये कि अभी एंटीबॉडी प्लासेंटा क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती है, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, उसके आरबीसी डैमेज करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है और मदर ने एंटीबॉडी बना लिए थे उस आरएच पॉजिटिव के खिलाफ पहले केस के बाद। तो इसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। बच्चे के जो उसके इरिथ्रोसाइट है उसको डैमेज कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ड्यूरिंग दी गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। A special case of RH incompatibility has been observed between the RH negative blood of pregnant mother with RH positive blood of fetus. Okay, RH antigen of the fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two blood are well separated by the placenta. Mix नहीं होते। However, during the delivery of first child, पहले बच्चे के जन्म के दौरान ये संभावना होती है कि मदर जो है उसको उसके ब्लड में कुछ मात्रा में आरएच पॉजिटिव वाला फीटस का ब्लड जो है वो मिक्स कर जाए। ठीक है, ऐसा प्लासेंटा सेपरेशन के समय हो सकता है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच इन द ब्लड, हर ब्लड। ऐसे में क्या होता है, मदर के शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती है आरएच पॉजिटिव फैक्टर के खिलाफ। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, यदि बाद में कोई प्रेगनेंसी होती है तो आरएच एंटीबॉडी मदर से जो है वो लीक होकर थ्रू प्लासेंटा फीटस तक पहुंचती है और फीटस की आरबीसी को वो डिस्ट्रॉय करती है। कई केसेस में फीटस की मृत्यु आती है, वो फेटल होता है उसके लिए। कई बार सीवियर एनीमिया और सीवियर जॉइंटिस बच्चे को हो जाता है। ठीक, इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। ठीक है ना। और इससे बचने के लिए क्या करते हैं, आजकल डॉक्टर उपाय ढूंढ लिए। डॉक्टर क्या उपाय ढूंढ लिए, ये यदि मालूम चलता है उन्हें कि मदर आरएच, उन्हें मालूम चलता है कि मदर आरएच नेगेटिव है। ठीक है, और जैसे आरएच नेगेटिव पता चलता है तो वो झट से फादर का ब्लड ग्रुप भी चेक कराते हैं। मालूम चला कि मदर जो है, क्योंकि मदर का तो ब्लड चेक होता ही है, आरएच नेगेटिव है, तो फीटस आरएच नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कैसे पता लगाए, तो क्या करते हैं वो फादर का ब्लड ग्रुप पता करते हैं। फादर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है बच्चा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, संभावना है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वो सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे एंटी आरएच एंटीबॉडी, यानी शरीर को, बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए उस एंटीजन का सामना करना पड़ेगा। एंटीजन को देखेगा, फिर बॉडी अपनी एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुआ मदर को लगा दिया एंटी आरएच एंटीबॉडी, मतलब उस हमारी बॉडी, हम मदर का शरीर, मदर का बॉडी उस आरएच एंटीजन को पहचानता, उसके पहले ही इंजेक्शन लगा दिया हमने आरएच, एंटी आरएच एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी ने उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया उसको। इससे क्या हुआ, कुछ संख्या में थे वो आरबीसी खत्म हो गए, तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को खबर ही नहीं लगी, हवा ही नहीं लगी उसको कि कुछ हुआ था क्या ऐसा। अच्छा हुआ था, कहां हुआ था, नहीं पता कहां हुआ था, खबर ही नहीं लगी, तो एंटीबॉडी नहीं बन पाया, है ना। तो क्या करते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस से बचाने के लिए जो है एंटी आरएच एंटीबॉडी को जो है वो मदर को इमीडिएटली दे देते हैं डिलीवरी ऑफ, पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद में। ठीक है ना। अब बात करते हैं ब्लड के कोगुलेशन की बात करते हैं। इसके लिए बेटा हम एक वर्ड यूज करते हैं, हीमोस्टेसिस वर्ड यूज करते हैं। इसके लिए हम हीमोस्टेसिस वर्ड यूज करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। होम्योस्टेसिस एक अलग चीज है, एक वर्ड होता है होम्योस्टेसिस, ये अलग चीज है बेटा। ठीक है, ये क्या है, ये समस्थितिकता है। सेल अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को एक इक्विवेलेंट, एक समान बनाए रखने की कोशिश करती है, सेम पोजीशन, सम स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती है, वो होम्योस्टेसिस है। लेकिन हीमोस्टेसिस का मतलब कहता है ब्लड का क्लॉटिंग करना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है बेटा ये। ठीक है, ठीक, इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्लाज्मा का हेल्प करता है, प्लेटलेट सेल हेल्प करती है। एक्चुअली blood clotting is not a single reaction, it is a cascade of reaction, it is a cascade of reaction के अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है यहां पे इन्वॉल्व। ठीक है ना, उसमें विटामिन के भी इन्वॉल्व होता है। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time, usually the blood stop flowing after some time। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड हमारा क्लॉट करता है बेटा। ठीक है ना, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजुरी और ट्रामा। जब कभी चोट लगती है, ट्रामा होता है बेटा, तो क्या होता है, तो ब्लड जो है वो क्लॉट होता है। कैसे होता है, दिस इज ए
मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये शरीर का एक तरीका होता है कि ब्लड का एक्सेसिव लॉस ना हो, उसे रोकने के लिए। यू वुड हैव ऑब्जर्व ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ द कट और द इंजुरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जहां चोट लगती, कट लगता है, आपने यहाँ पे जो है वो गहरे लाल और जो है वो लाल भूरे से रंग का आपने एक धब्बा सा देखा होगा, स्कम देखा होगा, छोटा सा हिस्सा देखा होगा जो दिखाई पड़ता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो शो करता है किसको, ब्लड के क्लॉट को शो करता है। इसमें क्या होता है, ब्लड के क्लॉट में कॉगलम में क्या होता है, उसमें जो है वो फाइब्रिन प्रोटीन का जाल होता है, नेटवर्क, एक थ्रेड होता है फाइब्रिन प्रोटीन का के धागों का एक नेटवर्क होता है, और उसमें जो है वो डैमेज्ड और डेड सेल जो है उसमें फंसी होती है, और ये क्या करता है, ये एक प्रकार से जो है क्लॉट बनाता है, टेम्परेरी तौर पे ब्लड के बाहर फ्लो को वो रोक लेता है, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है आपको, ये हम जो इमेज में देख रहे हैं वो ब्लड क्लॉट या कॉगलम हमें दिखाई दे रहा है, क्लियर। देखो फाइब्रिन आर, अब ये फाइब्रिन कैसे बनते हैं बेटा के, फाइब्रिन्स आर फाउंड बाय द कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव फाइब्रिन बाय द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन के, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये थ्रोम्बिन कैसे बनता है, थ्रोम्बिन जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन से बनता है, क्या, ठीक है। होता क्या है बेटा यहाँ पे कि जो पूरा जो है इट इज ए कैस्केड ऑफ रिएक्शन, ये अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, जहां कहीं पर कट लगता है, जहां पर कभी डैमेज होता है बेटा, वहां डैमेज होने पर जो है वो उस डैमेज एंडोथेलियल सेल, जो आपके हम कहते हैं कि जो हमारी ब्लड की कैपिलरी, भाई ब्लड बाहर निकल रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कैपिलरी में कट लगा है, कैपिलरी में, आर्टरी में कहीं तो कट लगा है, जो कोई ना कोई जो है महीन सी ब्लड वेसल जो है उसमें कट लगा है, कट लगते साथ ही जो है देयर आर सर्टेन कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, वो पूरे निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम काम करता है वो थ्रोम्बोकाइनेज होता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन जो है धागे के समान जाल बनाता है, नेटवर्क बनाता है, और ये ब्लड को क्लॉट करवाता है, इसमें सेल्स फंस जाती है, ब्लड जो है क्लॉट कर जाता है, ठीक है। तो मतलब ये आपको याद रखना बेटा कि जहां पे डैमेज ब्लड वेसल जो होता है, जहां पर ब्लड वेसल में इंजरी होती है, वहां से क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं बेटा, वहां से कुछ ऐसे फैक्टर निकलते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं, रिलीज करते हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल होता है, फाइब्रिनोजन होता है, उसको वो फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड में, प्लाज्मा में सॉल्युबल होता है, लेकिन फाइब्रिन इनसॉल्युबल होता है, धागे के समान होता है, और ये जहां चोट लगी वहां पर ये थ्रेड एक नेटवर्क बना लेगा, और उसमें जो है वो डेड और डैमेज सेल फंस जाएंगी, उससे ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट बेटा दिमाग में रखना है आपको। यहां पे क्या लिखा है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज जो इस रिएक्शन में रिक्वायर होता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना, और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, याद रखेंगे हम, ठीक है ना। ठीक, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली जो है वो एक सिंगल चेन रिएक्शन नहीं होता, इसमें कई सारे फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं विटामिन के भी एक फैक्टर होता है बेटा, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस आल्सो, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, से कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, इसमें बड़ी संख्या में फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। एक इंजुरी या ट्रामा होने पे क्या होता है कि जो प्लेटलेट को वो स्टिमुलेट करता है, प्लेटलेट भी इन फैक्टर को रिलीज करने में रोल प्ले करता है, और इससे जो है इससे क्या होता है, विच इट एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ द कोगुलेशन, कोगुलेशन का मैकेनिज्म से एक्टिवेट कर जाता है बेटा, और जो है इसके कारण जो है वो यहां पर ब्लड क्लॉट जाता है। याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके साथ विटामिन के भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए, ये तो बात किया हमने ब्लड। अब ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिटेल में हमने रेगुलर क्लास में बेटा फैक्टर्स के बारे में बात किया हुआ, तो एक बार देख लेना उसको आप, ठीक है। देखो कई बच्चों के दिमाग में ये कि सर आपने रेगुलर क्लास में इतना सारा क्यों बताया था हमको क्लॉटिंग है। देखो बेटा, मैंने आपको पूरे जो एनसीईआरटी में जो चीज लिखी ना, उसको विस्तार समझने के लिए आपको उस लेवल तक पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। रेगुलर क्लासेस जो है वो रेगुलर क्लास होती है, उसमें आपको हम जो है वो एनसीईआरटी को एक सिलेबस मान के पूरा 100% पढ़ते हैं, और साथ में हम हर चीज में हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखते हैं, जहां पर हमको ये मालूम चलता है कि इस चीज का मतलब क्या था एक्चुअली, ठीक है ना। यहां पे हम 100% एनसीईआरटी पर बात करें तो, क्योंकि देखो ऐसा है कि एनसीईआरटी बांचना एक अलग चीज होती है, समझना एक अलग चीज होता है। तो समझने का मेन काम पूरा रेगुलर क्लास के अंदर होता है ऑलरेडी, यहां पर हम यहां भी हम समझ रहे हैं, लेकिन समझने का स्कोप यहां पे काफी कम है, हम यहां पे लेफ्ट और राइट बिल्कुल बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिम्फ या टिश्यू की फ्लूइड की बात करते हैं टाइम के, ठीक है। अब देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम इसको ऑलरेडी डिस्कस करते हैं बेटा, अभी याद रखिएगा।
एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू, जब ब्लड जो है कैपिलरी से निकल के टिश्यू में आता है बेटा, कहां आता है, टिश्यू में पहुंचता है, ठीक है। सम वाटर अलॉन्ग विथ मेनी स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेस। अब इसमें क्या होता है, जब ब्लड जो है वो कैपिलरी से टिश्यू में पहुंचता है तब कुछ वाटर जो है वो स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के साथ में जो है वो इन जगह पे, खाली जगह में वो पहुंच जाता है। इन खाली जगह को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इनको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, यहां पहुंच जाता है, ठीक है। लार्जर प्रोटीन मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट वो ब्लड वेसल में ही रहते हैं। ये जो फ्लूइड होता है इसे इंटा लिखा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या, और ये जगह क्या होती है, खाली जगह, ये इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। यही टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल में पहुंचता है तो उसको हम लिम्फ बोलते हैं। जब तक ये लिम्फेटिक वेसल में नहीं होगा इसे टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। जब ये लिम्फेटिक वेसल में पहुंच जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसको हम लिम्फ बोलेंगे, इसको हम, ठीक है। देखिए ध्यान से, इमेज को ध्यान देखिए बेटा, इसमें देख रहे हैं आप, जब ये लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर गया ये फ्लूइड तो उसको हमने, अब ये क्या होता है, ये आया कहां से था, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां से आया था, फ्रॉम ब्लड आया था, जाएगा कहां ये, टू ब्लड, मतलब ब्लड से आया था, ब्लड में मिल जाएगा कुछ समय के लिए, वो कहां है, वो कुछ समय के लिए इंटरस्टिशियल स्पेस में वो प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो पैरेलल चलता है, यानी जो जब कैपिलरी से चूंकि बाहर डिफ्यूज करना होता है तो कुछ वाटर भी बाहर डिफ्यूज कर जाता है, वो वाटर, वो लिक्विड जो है उसको इकट्ठा करके वापस से ब्लड में लाके मिलाते हैं, वही लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑफ दैट ऑफ प्लाज्मा, इसमें ये न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में, गैस के एक्सचेंज में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि ये बिल्कुल प्लाज्मा के समान ही होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। इसमें लार्जर प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट बस इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स का लिम्फेटिक सिस्टम जो है इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और वापस से मेजर बीन में डाल देता है इसको, वापस से मतलब ब्लड का पार्ट ये बन जाता है, कि जब ये फ्लूइड, ये जो फ्लूइड होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है या टिश्यू फ्लूइड होता है, जब वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लिम्फ कहते हैं। आप गौर से देखिए, आपको रेड वाला आर्टेरियल सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, ब्लड जा रहा है उसमें, ब्लू वाला वीनस सिस्टम है उसमें भी ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरी भी दिखाई पड़ रही है आपको, जो फ्लूइड बाहर निकल गया टिश्यू फ्लूइड, वो फ्लूइड को हमने क्या किया, लिम्फेटिक वेसल में इकट्ठा किया और फाइनली उसको वीना केवा में लाके मर्ज कर दिया उसको, वहां से वो ब्लड, वो वापस से ब्लड का हिस्सा बन गया, ठीक है, क्लियर। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है, इसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा। बीटा लिम्फोसाइट की बात करें, टी लिम्फोसाइट की बात करें आपके, वो पाए जाते हैं। फिर क्या होता है इसके बाद बेटा, लिम्फ जो होता है इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंट कैरियर होता है, न्यूट्रिएंट का, हार्मोन का, ठीक है। और फैट को एब्जॉर्ब किससे करते हैं, लैक्टियल से करते हैं, और लैक्टियल्स क्या होती है, लैक्टियल भी लिम्फेटिक सिस्टम का बेटा हिस्सा होती है, जो इंटेस्टाइन की विलाई के अंदर पाई जाती है। ऑलरेडी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में इस पर बात किया हुआ है, ठीक है। नाउ कम टू दी सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं। ब्लड को हम समझ लिए, हम फॉर्म्ड एलिमेंट को समझ लिए, हम लिम्फ को समझ लिए, अब बेटा सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं। याद रखिए, अब ये आपको एनिमल किंगडम में निधि मैडम ने ऑलरेडी बताया हुआ, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, इस पर हम बात किए हुए बेटा, क्या, और मैंने रेगुलर क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ कि ओपन टाइप क्या होता है, क्लोज टाइप क्या होता है। ओपन सर्कुलर सिस्टम हमको आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में देखने मिलता है, जिसमें ब्लड जो होता है हार्ट पंप करता है और वो बड़े बड़े से जो है वो थ्रू लार्ज वेसल पंप करता है और एक कॉमन कैविटी में ब्लड पहुंचता है, उन कॉमन कैविटी को साइनस बोलते हैं, और ऑर्गन उसमें डूबे होते हैं और ऑर्गन को जिसको जो लेना होता है वहां से ले लेता हो। मतलब देखिए पहले वाले इमेज को देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को शो कर रहा है, यानी ब्लड को हार्ट ने पंप किया, लार्जर वेसल से वो कहा गया एक खाली कैविटी में पहुंचा, उस बॉडी कैविटी को साइनस कहते हैं, साइनस में ऑर्गन होगा, वहां अपने से डूबे होंगे और उसमें अपना जो लेना वो ले लेंगे वहां से। ये ओपन टाइप है, ठीक है। क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड हमेशा जो है वो आर्टरी और उसके जाल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, वहां पे कोई कॉमन कैविटी में ब्लड को रिलीज नहीं करेंगे, जिस ऑर्गन को लेना होगा। तो अभी देखा ना, लिम्फ बना, टिश्यू फ्लूइड बना, तो ऐसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, ठीक है। देखिए एनिलिडा हुआ,
कॉर्डेटा हुआ, इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है, जिसमें ब्लड को पंप करते हैं हार्ट से, तो वो हमेशा एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के क्लोज नेटवर्क में जो है वो बहता है। जैसे मैंने कहा आपसे एरोटा होगा, एरोटा से आर्टरी बन जाएगी, आर्टरी से आर्ट्रियोल बन जाएगा, आर्ट्रियोल से क्या बन जाएगा बेटा, कैपिलरी बन जाएगा। कैपिलरी क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरी बनेगा, कैपिलरी से क्या होगा बेटा, वो कैपिलरी फिर आगे जाके जो है जहां जो दूसरा एंड होगा वहां पर वो बन जाएगा वीन्यूल बन जाएगा, वीन्यूल से वीन्स बन जाएगा बेटा, ठीक है ना, ऐसे काम चल रहा होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होता है, हमेशा क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है। इसका फायदा क्या होता है, ये मोर प्रिसाइजली, मोर इफेक्टिव तरीके से ब्लड को हर जगह पे ये पंप इससे हम कर पाते हैं, ठीक है ना। सभी वर्टिब्रेट में क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है। फिश में, मछलियों में टू चैम्बर हार्ट होता है, और मछलियों में जो है वो वीनस ब्लड जो है हार्ट पंप करता है, जबकि एक आर्ट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। जबकि एम्फीबिया में क्या होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबिया में मिक्स ब्लड पंप होता है, 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है यहाँ पे। जबकि रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3.5 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है ना। और ह्यूमंस में और पक्षियों में, एवीज में क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। मछलियों में हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो जो ब्लड, जो एट्रियम जो ब्लड लेता है, उससे वो ब्लड, हार्ट से ब्लड कहां पहुंचता है, पंप होने के बाद वो पहुंचता है गिल्स में पहुंचता है, कि वहां जाके वो क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। तो इसका मतलब हार्ट जो है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को पंप करता है मछलियों में, 2 चैम्बर हार्ट में, और ये ब्लड पहुंचता है गिल्स में, जहां से वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलता है हमको फिशेस के अंदर, ठीक है। जबकि एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में क्या होता है बेटा, रेप्टाइल्स में केवल आप जो है क्रोकोडाइल को छोड़ दें तो 3 चैम्बर हार्ट देखने मिलता है, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। और याद रखिए, एम्फीबिया और रेप्टाइल में जब ब्लड को हम पंप करते हैं तो मिक्स ब्लड होता है, वो इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन को शो करता है। यहां पर मिक्स ब्लड आप पंप करते हैं, उसमें एट्रियल और वीनस ब्लड दोनों उसमें मिला होता है, तो ये इनकंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। जबकि क्रोकोडाइल जो है ऐसा रेप्टाइल होता है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट हमको देखने मिलता है, ठीक है। क्रोकोडाइल में, वर्ड्स में, मैमल्स में आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। राइट साइड और लेफ्ट साइड है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और यहां पे 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं बेटा, और इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक पाथवे जो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का आता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, पूरी बॉडी में जाता है, बॉडी से इकट्ठा होकर वो राइट ऑरिकल में आता है, एक पाथवे हो गया। राइट ऑरिकल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है और लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर वापस कहां लौट के आता है, वो लेफ्ट ऑरिकल में लौट के आता है। ये पल्मोनरी सिस्टम हो गया। तो एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो लंग्स के तक जाता है, लंग्स से वापस हार्ट तक, यानी हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, एक सिस्टम हो गया। हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, दूसरा सिस्टम हो गया। तो डबल सर्कुलर सिस्टम को देखने मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो आज हमने लेक्चर का शुरुआती हिस्सा पूरा देखा हमने। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलर सिस्टम की, ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे हम, ईसीजी की बात करेंगे हम, और हम जो है वो इससे जुड़ी हुई समस्याओं की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो पढ़ा है वो अच्छे से बेटा पढ़ लेना, ठीक है। और आज जो डीपीएस में जो क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से बेटा लगाना, है ना। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।